नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। पहले दिन की और इस सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई है और भी कई मुद्दे इस विधानसभा सत्र में गूंजे हैं। पहले दिन उन पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही पूरे दिन की जो कार्यवाही रही है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जी। तक्षक जी, शोक प्रस्ताव के साथ शुरुआत हुई है, जैसा कि किसी भी सत्र की शुरुआत होती है। जी, देवेंद्र ठीक कह रहे हैं आप कि सदन की कार्रवाई जो है वो शोक प्रस्तावों से शुरू होती है। जी। सदन के नेता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो शोक प्रस्ताव रखते हैं। जी। बाद में विपक्ष के नेता जो है वो उन प्रस्तावों का समर्थन करते हैं और स्पीकर भी उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और 2 मिनट के मौन के बाद जो दिवंगत नेता और जो दूसरे लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जी। आज की कार्रवाई में शोक प्रस्ताव में सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई थी उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है। उन 16 जवानों में से 3 हरियाणा से थे। इनमें मेरे पास जो लिस्ट है देवेंद्र, उसमें हिसार से सोमवीर, फतेहाबाद से विकास और चरखी दादरी से अरविंद सांगवान थे, जिन्होंने देश के लिए खुद को बलिदान किया है और सदन ने उनको 2 मिनट का मौन रखे अपनी तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट की है। जी। जहरीली शराब से पिछले दिनों सोनीपत में मौत हो गई थी। जी। नशे का मुद्दा लगातार चलता रहता है। पूरे प्रदेश को अपने कब्जे में जो नशा है वो ले रहा है युवाओं को। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया जिसमें अभय चौटाला ये प्रस्ताव लेकर आए थे और भी कई विधायकों के सवाल इसमें जोड़ दिए थे। चर्चा हुई और फिर जहरीली शराब के मामले में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आई। जो आंकड़े दिए गए थे, अभय चौटाला ने कहा कि जो आंकड़े गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से सत्र में दिए गए हैं, सदन में रखे गए हैं, वो अलग हैं और जो लोकसभा में दिए गए थे वो अलग अलग हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस तरीके का जब रिजल्ट निकल कर आता है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आई? नहीं देवेंद्र, देखिए जहरीली शराब का बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में आम तौर पर जहरीले शराब से मौत होती रही है और जब भी सरकार, जो भी पार्टी की सरकार सत्ता में होती है, वो कहीं हमेशा ये वादा करती है, दावा करती है कि हम जहरीली शराब बिकने पर दोषियों को सख्त सजा देंगे। कुछ दिन की खबरों के बाद आपको पता है ये मामला फिर हमेशा के लिए दफन हो जाता है। आज सदन की कार्रवाई में जहरीली शराब के मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज और इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उनमें काफी नोकझोंक हुई, झड़प हुई और ये झड़प का एक ही मकसद मुद्दा था कि जो आंकड़े दिए जा रहे विधानसभा में उनसे अभय सिंह चौटाला सहमत नहीं थे। गृह मंत्री के नाते अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में जहरीली शराब से 36 मौतें हुई हैं पिछले 5 साल में और इसी मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा में जो जानकारी दी गई थी उससे ये आंकड़े मेल नहीं खाते। लोकसभा में बताया गया था कि 498 मौतें हुई हैं जहरीली शराब से हरियाणा में पिछले 5 साल में। यानी कि गृह मंत्री और जो विपक्ष के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उनके आंकड़ों में भारी अंतर था और यही उनके झड़प और नोकझोंक का विषय था। अब अनिल विज साहब ने आखिर में ये कहा है कि जिसने भी ये गलत जानकारी दी इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है देवेंद्र कि जांच कब होती है, क्या रिपोर्ट आती है, किसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें और भी कई लोगों के नाम जो है वो निकल कर आए, फरीदाबाद से कह लीजिए। दूसरा शमशेर सिंह गोगी जो कि असंध से विधायक हैं, उनका कहना था, उन्होंने हालांकि बीच में 1 मिनट ही मांगा था, कि सरकार जो है ठेकों को ज्यादा खोल रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है कि आप जो है ज्यादा शराब खरीदिए, क्योंकि पहले 100 मीटर से दूर नेशनल हाईवे से ठेके होते थे लेकिन अब 5 स्टार ठेके बनाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ये एक बार रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मामले में अब ढिलाई बरत रही है, बिल्कुल नेशनल हाईवेज पर ठेके हैं? नहीं, सरकार अपनी तरफ से कागजों में तो कोई ढिलाई नहीं बरत रही। जो शराब बेचने वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कोई ना कोई रास्ता तलाश लेते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का देवेंद्र फैसला आया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों से 100 मीटर की दूरी पर शराब के ठेके खुलेंगे। अब उन लोगों ने एक नया तरीका अपना लिया कि ठेके की पीठ तो राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ होती है और उसका दरवाजा दूसरी तरफ होता है। यानी कि ठेका भी खुल गया, कानून की पालना भी होगी। आपने ये भी देखा होगा बहुत से मार्गों को बदल दिया गया है। यानी कि जो मार्ग उस शराब के ठेके खोलने में बाधा बन रहे थे उनकी चेंज कर दी गई वो परिभाषा जो थी और
शराब के ठेके खोलने में तो देखिए सरकार ने ये कहा था कि जिस भी पंचायत से हमारे पास प्रस्ताव आएगा उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन सरकार को अरबों रुपए की साल में आमदनी होती है शराब की बिक्री से, और सरकार उस आमदनी को छोड़ना भी नहीं चाहती। ऐसे में जितने भी प्रस्ताव पंचायतों की तरफ से पारित होके आते हैं उनमें भी इफ एंड बट लगता है और सारे प्रस्तावों पर आमतौर पर अमल नहीं होता। ऐसे में कहीं कहीं जहरीली शराब भी बिकती है और जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं वो सब अखबारों की सुर्खियां बनती हैं और थोड़े दिन के बाद वो मामला शांत हो जाता है। जहरीली शराब की बात कर लीजिए, और नशे जो हैं, पहले पंजाब में कहा जाता था कि नशा ज्यादा है, अब हरियाणा में भी नशा बढ़ रहा है, बहुत सारी मौतें नशे की वजह से होती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार का जो नशे के प्रति, क्योंकि लगातार विपक्ष के विधायक ये बात कहते रहे और अन्य विधायकों ने भी ये बात कही कि नशे पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं सरकार विफल हो रही है। अब भले ही नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो बना दिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार विफल है। सरकार को कदम उठाने चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की वजह से लगभग बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अब इसका असर पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है। सिरसा में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, और आपको ध्यान होगा तो पिछली बार सदन में अभय सिंह चौटाला ने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था सिरसा में नशे का व्यापार फल फूल रहा है और इसको कुछ शक्तिशाली लोगों का संरक्षण हासिल है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री और आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में 2-3 बार बैठक की है, और ये भी तय किया गया है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ की पुलिस जो है आपस में तालमेल रखेगी। जो नशे के तस्कर हैं उनके बारे में एक दूसरे से जानकारी शेयर करेगी ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और मैं देवेंद्र आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ा कदम भी उठाया है, यानी कि जो नशे के तस्कर हैं, जो नशे के धंधे में लिप्त पाए गए हैं, उनकी जो संपत्ति हैं, जो नशे के जरिए अवैध तरीके से संपत्ति कमा के मकान खड़े किए गए या दुकानें खड़ी की गई, उनको भी सरकार ने ध्वस्त किया है। और अब सेशन में गृह मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर कोई नशे का कारोबार नहीं छोड़ेगा या अपराधी हरियाणा नहीं छोड़ेंगे और नशे में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई है इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ विधायकों ने ऐतराज जताया, और उनका कहना था, अभय चौटाला भी थे और भी कई विधायक थे जी, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जो निर्दोष है, किसी पर मामला भी दर्ज नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी सरकार उठा लेती है और कार्रवाई है। हालांकि सीएम भी ये कह रहे थे क्या विपक्ष के जो विधायक हैं वो बदमाशों के साथ हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जब कार्रवाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाता है जो आज सवाल उठाए हैं? मैं तो देवेंद्र ये कहूंगा कि सरकार ने सभी जिलों में जो नशे का धंधा करने वाले लोग हैं उनकी संपत्ति चिन्हित की है कि कौन कौन सी संपत्ति नशे के धंधे से अवैध कमाई करके बनाई गई है। लेकिन ये जो आपने बात कही है वो एक सिरसा के बुजुर्ग थे जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एक अर्जी दी कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, मैं नशे का धंधा नहीं करता, फिर भी मेरा मकान गिरा दिया गया है। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला का ये कहना था कि जिन लोगों ने जो नशे का धंधा करते हैं उनको परिवार ने अगर बेदखल कर दिया है तो किसी एक व्यक्ति के कारोबार के चक्कर में पूरे परिवार की संपत्ति को उजाड़ा जाना ठीक नहीं है। उनका ये मानना था कि कार्रवाई अपराधी के खिलाफ करो, जो नशे के धंधे में शामिल है उसके खिलाफ करो, पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में यही कहा कि विपक्ष पहले ये तय करे कि वो अपराधियों के साथ है या सरकार की इस कार्रवाई के पक्ष में है। और उन्होंने ये भी कहा कि अवैध संपत्ति जो नशे के जरिए कमाई गई है या कमाई जाएगी उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने का अभियान जारी रहेगा और उस अवैध संपत्ति को गिराने में सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एक नई परंपरा पिछले 2-3 सत्र से शुरू हुई है, शून्यकाल की परंपरा। कई विधायक इसको लेकर काफी खुश नजर आए, और जिनका स्टार्ट क्वेश्चन में या फिर अनस्टार्ट क्वेश्चन में जब शून्य का क्वेश्चन आर होता है उसमें जो सवाल नहीं लग पाते वो शून्यकाल में रखे जाते हैं। अब की बार भी कई विधायक खुश दिखाई दिए। हाँ जी, ठीक है आपकी बात देवेंद्र कि शून्यकाल में हर एक विधायक को अपने इलाके की समस्याएं और मांग रखने का मौका मिल जाता है। शून्यकाल की परंपरा यही है कि जैसे प्रश्नकाल खत्म हो और सदन के आगे की कार्रवाई शुरू हो, इसके बीच में थोड़े समय के लिए शून्यकाल रखा जाता है ताकि विपक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के विधायक अपने इलाके की कोई बात रख सकें तो वो सरकार के सामने रखें, सरकार उन पर गौर करेगी और उनकी मांगों पर कुछ हद तक जो है उनको आश्वासन भी दिया जाएगा। आश्वासन पर कब अमल होगा ये तो अगले सत्र में जब वो शून्यकाल में उन्हीं मुद्दों को फिर उठाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये अच्छी परंपरा है और विपक्ष के करीब 10 विधायकों ने आज इस मुद्दे पर सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी और सरकार ने उन पर
गौर करने का आश्वासन भी दिया। बिल्कुल, नई परंपराएं चल रही हैं तो क्योंकि डिजिटल जमाना है तो विधानसभा की कार्यवाही भी जो है 75% तक डिजिटल हुई है। इसे किस तरीके से देखते हैं? कुछ विधायकों को हालांकि दिक्कत हुई। मैं देवेंद्र ये कहूँगा कि विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी लंबे समय से इस काम में लगे हैं कि विधानसभा को किस तरह से पेपरलेस किया जाए। उन्होंने कुछ विधानसभाओं में दूसरे राज्यों में जाके देखा भी था कि किस तरह से कामकाज चल रहा है और उन्होंने ऐलान किया था कि जल्दी ही हम विधानसभा को पेपरलेस कर देंगे। इसी क्रम में इस बार हमने देखा है कि विधायकों की जो टेबल हैं उन पर कंप्यूटर आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं और टैब को कुछ विधायकों को जो पुराने जमाने के विधायक हैं या कई कई बार चुन के आए हैं जिनका कंप्यूटर से अभी तक कोई वास्ता नहीं रहा था, वो सीख रहे हैं और उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो वो अपने विधानसभा सदन के सहयोगियों को बुला के पूछते भी हैं कि कैसे क्या होगा। शुरू में हर काम में देवेंद्र दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब अभ्यस्त हो जाएंगे और पेपरलेस विधानसभा हो गई है या अगले विधानसभा सेशन तक और कुछ इसमें सुधार होगा ताकि पेपर की जरूरत ही ना पड़े। एक विधायकों ने फंड मांगा है सांसद की तर्ज पर, जैसे सांसद को फंड दिया जाता है इस तरीके से फंड देने की मांग की। जी हाँ, सांसदों को जिस ढंग से फंड मिलता है, एरिया डेवलपमेंट फंड कहते हैं उसको, अपने क्षेत्र में विकास के लिए वो पैसा मिलता है, लेकिन हरियाणा के विधायकों को क्षेत्रीय विकास फंड के नाम पर अभी तक कोई राशि मिलती नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये सदन में मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री के सामने कि सांसदों की तर्ज पर हमको भी पैसा दिया जाए। हरियाणा सरकार ने विधायकों को 5 करोड़ रुपए देने की बात की थी, वो योजना भी अभी तक पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ी है। विधायक ये चाहते हैं कि उसके लिए तो प्रस्ताव देने पड़ते हैं सरकार को, फिर सरकार उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करती है, फिर वो अगर सही नहीं उतरता सरकार के मानकों पर तो वो पैसा भी इस्तेमाल नहीं होता। तो वो चाह रहे थे कि हमको विधायक को उसके विधानसभा क्षेत्र के लिए एरिया डेवलपमेंट फंड के नाम पर राशि अलॉट कर दी जाए, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपनी तरफ से कोई स्वीकृति नहीं दी। एक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल रही है, कश्मीर तक जाएगी। इसका मुद्दा भी, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आई तो बिजली काट दी गई। हालांकि सरकार ने कहा सुरक्षा कारणों की वजह से काट दी गई थी, कुछ लोग खंबे पे चढ़े हुए थे। ये मुद्दा भी काफी गूंजा और नेता प्रतिपक्ष ने भी, सभी कांग्रेस के विधायकों ने जो दिक्कतें भारत जोड़ो यात्रा में हुई है उसको लेकर बात की। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्षी नेता भी हैं, वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ रहे लगातार 3 दिन। ये राजस्थान से प्रवेश करते हुए मेवात और गुड़गांव और फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा चरण देवेंद्र इसका फिर शुरू होना है जो उत्तर प्रदेश से होते पानीपत में आएगी। तो हुड्डा साहब का ये कहना था कि राहुल गांधी जी की यात्रा को बड़ा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ दिक्कतें आई। वही जो आपने बताया कि बिजली काट दी गई। अब सरकार सुरक्षा के नाम पर बिजली काटने की बात करती है। विपक्ष का यह आरोप है कि यात्रा किसी तरह असफल हो जाए और या बिजली काटने के दौरान जो राहुल गांधी जो लोगों को संबोधित करना चाहते हैं उसमें बाधा आए। दूसरी और ये बातें थी कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, और खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि मेवात से गुजरते हुए उन्हें लगा कि ये किस तरह का हरियाणा जिसमें सड़कें टूटी पड़ी हैं। और हुड्डा साहब ने लोगों का धन्यवाद किया कि राहुल गांधी के साथ जितने लोग समर्थन में चले वो उम्मीद के मुताबिक था, और उन्होंने कहा एक टीजर था। अब जब वो पानीपत में दोबारा से प्रवेश करेंगे यात्रा तो पूरी फिल्म दिखने को आएगी। यानी कि उनका कहना था कि लोगों का एक बड़ा हुजूम राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से राहुल गांधी की यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का यह भी कहना था कि सरकार जो है वो डर गई है, बीजेपी डर गई है इतनी भीड़ देखकर, और जो ये काम कर रही है, अगर बीजेपी की कोई यात्रा होती या बीजेपी की कोई रैली होती तो इस तरीके से बिल्कुल जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई बिजली काटने की या फिर सड़कों की, ये बिल्कुल दुरुस्त होती। देखिए देवेंद्र, ऐसा है कि सरकार कभी ये नहीं मानती कि हम ये जानबूझ के कर रहे हैं, और विपक्ष कभी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलता है, अब भी चल रहा है, और राहुल गांधी दूसरे चरण में जब हरियाणा में आएंगे तब कुछ और सरकार के खिलाफ विपक्ष मुद्दे उठा लाएगा। बिल्कुल। तो आज पहला दिन की कार्यवाही जो है हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र था। पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई। अब 2 दिन की कार्यवाही और बची है, जो कि बीएसी की मीटिंग में फाइनल हो गया था कि 3 दिन ये कार्यवाही चलेगी। आगे 2 दिन की कार्यवाही किस तरीके की रहती है, पहला दिन हंगामेदार रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।